चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है केंद्रीय बजट 2026-27 में रेलवे के लिए नई घोषणाएं और विशेष प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार और वरिष्ठ पत्रकार विनोद श्रीवास्तव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार नव विक्रम सिंह। तेज ट्रेनें, आधुनिक स्टेशन, सुरक्षित सफर और कम समय में लंबी दूरी। बजट 2026-27 में रेलवे को लेकर बड़े वादे किए गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी में। मैं हूं नव विक्रम सिंह और मेरे साथ हैं दो खास मेहमान, पूर्व चेयरमैन रेलवे बोर्ड अरुणेंद्र कुमार सर, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद श्रीवास्तव, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जिनके साथ हम चर्चा करेंगे बजट में रेलवे से जुड़े हुए पहलुओं पर। चर्चा की शुरुआत अरुणेंद्र कुमार जी आपसे ही करना चाहूंगा। जब हम दशक भर पहले की बात करें तो रेलवे को दी जाने वाली राशि में कई गुना इजाफा हो चुका है। किस तरीके से देखते हैं और ये कितना महत्वपूर्ण है? 2014 की बात करें, करीब हमको 37,000-38,000 करोड़ मिलता था बजट अनुदान। अब जो बढ़ के बात पहुंच गई है 2,80,000 करोड़। तो कोई भी लगा सकता है कि कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है। सबसे बड़ी जो उपलब्धि है इस सरकार की, वो एक माइंडसेट को चुनौती दी है कि देखिए, धन की कमी आपके किसी भी प्रोजेक्ट में रास्ते में नहीं आएगी। और ये करके दिखाया। किस तरीके से आप बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट देखें, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर फाइनेंसिंग देखें, ट्रैक के वर्क्स देखें, या आप नए तरह के इंजन देखें, नए तरह के डब्बे देखें, वंदे भारत देखें। ये एक बहुत बड़ी माइंडसेट को चुनौती देते हुए आगे बढ़ रही है सरकार और भारतीय रेल के अधिकारी और कर्मचारी, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। सुनते हैं इस बजट में विशेष तौर पर जो हाई स्पीड रेलवे के लिए परियोजना तैयार की गई है, उसमें वित्त मंत्री ने क्या कहा। We will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, वाराणसी टू सिलीगुड़ी। विनोद जी, समझना चाहेंगे, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर बात हुई। ये परियोजनाएं देश के आर्थिक विकास का इंजन सरकार इन्हें बता रही है, तो क्या वास्तव में इससे निवेश, रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा? इस समय हम रफ्तार की बात कर रहे हैं। अगर रफ्तार होगी तो जाहिर तौर पे कि हमारी लॉजिस्टिक लागत भी कम आएगी और यात्रा अनुभव भी सुखद होगा और जल्दी होगी। अब हम इस कॉरिडोर के जरिए, जो 7 कॉरिडोर से अनाउंसमेंट हुआ है, इसमें सबसे बड़ी कल्पना है कि दिल्ली से वाराणसी 3 घंटा 50 मिनट। यूँ समझे कि आप सवेरे वाराणसी गए और शाम तक लौट आए। तो एक अपने आप में ही आर्थिक जो उपलब्धियां हासिल होने वाली है, सरकार की निश्चित एक बड़ी अच्छी सोच है। क्योंकि अब जिस तरह से हम सेमी हाई स्पीड वंदे भारत को लेके आए, अब ये कोई नहीं चाहता है कन्वेंशनल ट्रेन पे चलें हम, जिसमें जो है 14 घंटे 18 घंटे में चलें। उसके लिए कोई पैसे की कीमत नहीं है, लेकिन उसको स्पीड चाहिए और सरकार स्पीड देने के लिए आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, लेकिन इसी परियोजना की जो अभी ऑनगोइंग है मुंबई से अहमदाबाद के लिए, तो कई बार राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच में सहमति नहीं बनी, तो परियोजना में देरी हुई उस वजह से। और भूमि अधिग्रहण, लागत, समय सीमा, ये सब अभी भी आपको लगता है जो ये नई परियोजनाएं, 7 नए कॉरिडोर जो वादा किया है सरकार ने बजट में, इसमें भी इस तरीके की चुनौतियां आने की संभावना है? सरकार का प्रयास हमेशा ये रहता है कि कम से कम भूमि अधिग्रहण हो, उस रास्ते से निकले जो ज़मीन सरकार के पास हो, या ऐसी ज़मीन हो जिसमें अधिग्रहण की तकलीफ ना हो। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता है, जब टनल नहीं बना पाते हैं या और कोई तकलीफ आती है, तो फिर अधिग्रहण आवश्यक हो जाता है। और अधिग्रहण का काम होता है राज्य सरकार का। राज्य सरकार अगर कोऑपरेट करती है तो जल्दी मिल जाता है, नहीं कोऑपरेट करती तो उसमें बाध्यता आती है जी। तो अब जो नए 7 कॉरिडोर है, अभी सैंक्शन हुआ है, उनका सर्वे भी कुछ हद तक हुआ होगा, उसकी लागत कितनी आएगी, लागत की फाइनेंसिंग होगी, तो वो तो आगे की बात है, जैसे सामने आता जाएगा। लेकिन अगर भूमि अधिग्रहण हो जाए तो काफ़ी हद तक मजबूती, काम में रफ्तार की बात आ जाती है और वही कॉरिडोर जल्दी हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको मैं RRTS का प्रोजेक्ट बताता हूँ, दिल्ली से मेरठ तक का। ये पहले बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ था, जब से ये बीजेपी सरकार आई है दोनों स्टेट में और सेंटर में, तो आप देखेंगे गति एकदम पकड़ लिया और ये चालू भी हो गया प्रोजेक्ट जी। उसी हिसाब से आप हाई स्पीड प्रोजेक्ट देखेंगे महाराष्ट्र की, अब लैंड डेवलकेशन की कोई बात ही नहीं करता है, वो तो खत्म हो गई बात जी। क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो आने ही है, राजनीति की अलग बात है, बट रेलवे में हम इस तरह से नहीं बढ़ते हैं। हमें
ये प्रोजेक्ट पूरा करना है और उसकी कोशिश पूरी की जाती है। जो सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार को बार बार निवेदन किया जाता है कि ये देश के हित के लिए काम हो रहा है और इसका कोई निदान करें। जी अरुणेंद्र जी, लेकिन इसी में जो मौजूदा परियोजना है मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर, इसकी समझना चाहूँगा, क्योंकि न्यू ऑस्टिन टनलिंग मेथड की बात करें अगर हम, तो इसमें इस्तेमाल किया गया। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ी है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, तो ये अपने आप में कितना बड़ा उदाहरण रहेगा। और इससे इस प्रोजेक्ट को करने के बाद, क्योंकि भारत के इंजीनियरों ने अब इस काम में महारत हासिल कर लिया है, तो अगले जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें कितनी मदद मिलेगी? इसका सबसे सीधा साधा उदाहरण है कि आप दिल्ली में मेट्रो में पहली लाइन जब बिछाई गई थी तो कितनी तकलीफ आई थी, और अब आप आज देखिए मेट्रो की लाइन बिछाने में समझते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। जी वही हाल आगे आपको देखने को मिलेगा हाई स्पीड लाइंस में, क्योंकि ये पूरी मुंबई से अहमदाबाद लाइन वायडक्ट पे है, यानी खंभों पे बनाई गई है, जमीन पे नहीं बिछाई गई। तो पहले खंभे बनाना, उस रफ्तार से लंबे जाना, और जो बनेगी ट्रैक उसमें ऐसा नहीं कि मालगाड़ी भी चले, एक ही तरह के डब्बे चलेंगे जैसे मेट्रो में चलते हैं, तो इसलिए आपको तकलीफ भी कम आएगी और गाड़ी की ज़्यादा रहेगी। तो ये जब अनुभव पता चल जाए, और ये सारे अनुभव भारत के इंजीनियर्स के पास है, भारत के कारीगरों के पास है, वही इंजीनियर, वही कारीगर और वही टेक्नोलॉजी अब आप दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। जी यहाँ तक फाइनेंसिंग की बात है, फाइनेंसिंग तो अभी जापान से फाइनेंसिंग ली है, हो सकता है ज़रूरत भी ना पड़े इस फाइनेंसिंग, क्योंकि कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। जब हम बाहर से तकनीक लेके आते हैं तो पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे और आपको देखेंगे कि ये जैसे जापान का प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का हुआ, चाइना का हुआ, फ्रांस का हुआ, भारत की अपनी एक हाई स्पीड टेक्नोलॉजी बनेगी जो एक विश्व में एक सस्ता, टिकाऊ, मजबूत और जल्दी रोल आउट करने वाला एक अभियान सा आपको दिखेगा इन 7 प्रोजेक्ट के जरिए। बिल्कुल। विनोद जी, इस साल की शुरुआत में वंदे भारत स्लीपर लॉन्च हुई, 52 हफ्ते 52 रिफॉर्म्स की बात की गई। आपको क्या लगता है कि जो बजट रेलवे को एलोकेट हुआ है, इससे अपने लक्ष्य बनाया है रेलवे ने, उस लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो पाएगी? देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि हमारा लक्ष्य क्या होता है कि हम कई सालों से लगातार जो रेलवे को काम कर रहे हैं, विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं, ये इसका परिणाम है कि हमारे प्रोजेक्ट लगातार चलते रहते हैं। अब हम 4 लाइन 3 लाइन पे चले जाते हैं, कोचेज के निर्माण पे चले जाते हैं, तो हमें कुल मिलाकर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। ये 2 लाख इस बजट से हमें नहीं लेना है, हमें बजट से लेना है कि हर साल हमें कितना बजट मिल रहा है और कितना प्रोजेक्ट मेरा जल्दी पास हो रहा है। कहने की बात करूं कि आज के डेट में हम 164 हम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चला रहे हैं। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि नई दिल्ली वाराणसी जब हम शुरुआत करेंगे तो इतनी जल्दी हम 164 जोड़ी पे पहुंच जाएंगे इससे वंदे भारत को लेके। तो आप ये समझिए कि रफ्तार का युग है, चाहे वो रेलवे लाइन का निर्माण हो, चाहे स्टेशन का विकास हो, चाहे वो रेल कोच का विकास हो, ये सबको एक क्या है क्रमानुसार जोड़ना है। इसी का परिणाम है कि हम जो 7 हाई स्पीड कॉरिडोर लेकर आ रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि अब सेमी हाई स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं और यात्रा का अनुभव हम बदलने की कोशिश में है। बिल्कुल। अरुणेंद्र जी, जैसा कि अभी बात की, रेल कोच निर्माण की बात हुई, निश्चित तौर पर जब ट्रेन बढ़ेंगे, नए नए ट्रैक्स होंगे और भारत स्लीपर जैसी ट्रेनें होंगी, तो ऐसे में प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होगी। एक जो अहम दृष्टिकोण है जो प्रोडक्शन यूनिट्स के लिहाज से, जैसे ICF चेन्नई की अगर हम बात करें, RCF की बात करें, मॉडर्न कोच फैक्ट्री की बात करें, यहाँ बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है प्रोडक्शन में, चाहे रेलवे कोच की बात करें या फिर हम इंजन की बात करें। अब हम दूर देशों तक अपने यहाँ का जो आत्मनिर्भर भारत का एक नायाब उदाहरण है वो भेज रहे हैं, अपने लोकोमोटिव भेज रहे हैं। ये कितनी बड़ी सफलता मानते हैं और उनमें कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? प्रोडक्शन यूनिट्स में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है, जो फिर मैं वही कहता हूँ माइंडसेट का है। पहले ये था कि हम सब चीज़ खुद बनाएंगे, अपने आप बनाएंगे, मीनिंग हम चद्दर स्टील की लेंगे, उसको काट काट के खुद बनाएंगे। अब कहते हैं कि नहीं भाई, हमको डब्बे से मतलब है, हमको इंजन से मतलब है, आप कैसे भी बनाओ। तो ज़मीन वही है, आदमी वही है, आप नई फैक्ट्री लगाने में पता नहीं कितना समय लगेगा, नए आदमी लाने में, ट्रेन करने में कितना समय लगेगा। और भारत की इंडस्ट्री अब मैच्योर हो चुकी है और सस्ते दामों पर आपको रॉ मटेरियल बना हुआ दे सकती है। एक तो तरीका वो अपनाया कि उन्होंने बने बने काफ़ी चीज़ें खरीदी, उनकी क्वालिटी में सुधार लेकर आए, और एक और इन्होंने कहा कि हम रेलवे के फैक्ट्रीज में आपको काम करने की छूट देते हैं। जैसे धावत वर्कशॉप की बात करें, या रेलवे ने ज़मीन दे दी मरौरा माधेपुरा में, या ICF में कहा कि आप आके बनाइए, या BML को कहा कि हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं, आप अपने यहाँ बनाइए। तो चारों तरफ से जैसे कहते हैं ना, क्रांतिकारी परिवर्तन जो दिमाग में, ज़मीन पे और ये रिफॉर्म्स में आपने ये सोच बदली कि हम दूसरे को बनाने को कह सकते हैं, लेकिन हमारे मापदंड होंगे। और
जहाँ आप देखेंगे भारत जो है करीब 1000 इंजन इलेक्ट्रिक बनाता था पहले, मुश्किल से 250-300 बनने में बहुत तकलीफ आती थी 2012-2013 में। और आप इलेक्ट्रिक इंजन जितने कहिए वो 600 इंजन बनाने, 500-550 इंजन तो चितरंजन ही बना रहा है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारस जो है बन के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क्स हो गया BLW, जहाँ डीजल के को बदली कर दिया बिजली में। इसके अलावा पटियाला में, दाहोद में, तो इसलिए एक बहुत ज़बरदस्त उछाल है इन सब चीज़ों में। और प्रोडक्शन में अब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसा लगता है ये तो आप जितना पैसा एलोकेट करेंगे, इस साल 52,000 करोड़ रुपए दिया है, ये तो कम पड़ जाएगा और ये और बना दें, ये माइंडसेट है। बिल्कुल विनोद जी, यही जैसे प्रोडक्शन यूनिट की बात हुई, प्रोडक्शन यूनिट के बाद अब डीजल लोकोमोटिव बन गए, लेकिन डीजल लोकोमोटिव चलेंगे इलेक्ट्रिक, जहां पर जरूरत होगी रेलगाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक में बदला गया। 100% के करीब इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ये कितनी बड़ी कामयाबी है रेलवे के लिए? ये भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी का है, क्योंकि डीजल से जहाँ पर्यावरण को नुकसान है, वहाँ इलेक्ट्रिक से हमारी बचत भी है। और हम एक तरह के लोकोमोटिव पे जब आते हैं तो हमारी क्षमता बढ़ती जाती है। जो ट्रेन सेट है, जो वंदे भारत की बात हम लोग कर रहे हैं, ये ट्रेन सेट का ही गेम है, ये इलेक्ट्रिक का ही गेम है, जो आज इतनी तेजी के साथ और इतनी फास्ट जर्नी को हम लोग कर पा रहे हैं। अगर हम देखें तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिहाज से भी इस बजट में एक अहम ऐलान किया गया। To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. अरुणेंद्र जी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने एक तस्वीर बदली है पूरी भारतीय रेल की। मैं अगर उदाहरण दूं आपको एक, तो पिछली साल महाकुंभ की अगर हम बात करें, महाकुंभ में हम रिकॉर्ड ट्रेनें चला सके क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर था। तो आप और इस बजट में विशेष तौर पर ईस्ट से वेस्ट को जोड़ने वाला डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा। ये कितना अहम है भारतीय रेल के लिहाज से? कि भारत रेल एक ऐसा कहते हैं अचंबा है सारे संसार के लिए कि आप उसी पटरी पे मालगाड़ी, वंदे भारत, यात्री गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी, सबअर्बन ट्रेन सब एक साथ चलाते हैं। ये कॉन्सेप्ट में क्या होता है, स्पीड हमारी 20-22 किलोमीटर एवरेज स्पीड आती है जी, ये बहुत ही कम है। तो अब ये सोचा गया धीरे कि भाई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जिसमें केवल मालगाड़ी चले। फिर उसके बाद अब ये सोचा गया इस बार की जैसे हाई स्पीड का फ्रेट कॉरिडोर, रेल कॉरिडोर बन रहा, पैसेंजर कॉरिडोर, ऐसे 7 और कॉरिडोर की बात होगी जो हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर होंगे। और जो ईस्ट से वेस्ट जोड़ा है इन्होंने सूरत पे, ये बहुत बड़ी खूबी है इन्होंने, बम्बई में घुसना और बम्बई जमीन लेना बहुत मुश्किल है, और सूरत तक लाइन जोड़ के आसानी से बम्बई से ट्रेनें आ सकती हैं, बहुत कैपेसिटी है DFC में। तो ये जो फ्रेट और पैसेंजर को अलग करने की बात उठी है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सरकार ने इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह से सोचा है, क्योंकि हमको ये देखना है कि यात्री को कम समय में ज़्यादा खर्चा ना हो, जितना खर्चा हो रहा उतना ही हो, लेकिन कम समय में और आरामदेह पहुंचा सके। और जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह एयरपोर्ट जाना पड़े, क्योंकि रेलवे स्टेशन सबसे बड़ी खूबी है कि वो शहर के भीतर है। जी। और उसमें सिक्योरिटी वाला समय नहीं लगता, आप सामान भी कई गुना ज़्यादा ले आ सकते हैं, और ट्रेन के अंदर चलने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, खाने का नहीं, हर स्टेशन में उतर कर सकते हैं। तो बड़ी आरामदेह की जर्नी होती है। निश्चित तौर पर बड़ी सुविधाजनक यात्रा होती है रेलवे की। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर विनोद जी एक बार फिर आपसे समझना चाहेंगे, रेलवे के लिहाज से अरुणेंद्र सर ने जानकारी दी, लेकिन भारतीय उद्योग के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है जब हम ईस्ट से वेस्ट को जोड़ते हैं, सामान निर्बाध रूप से एक तरफ से दूसरी तरफ जो माल ढुलाई है वो हो सकेगी, ये उद्योग को भी एक नई दिशा देगा। मैं आपको सीधे तौर पे बता सकता हूँ कि भारतीय रेलवे की जो पटरी है ना, वो 24 घंटे की पटरी है, और 24 घंटे अगर ट्रेनें जब चलती हैं तो जाहिर तौर पे कि समय कम लगेगा, लागत कम लगेगी, और जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है तो और भी समय कम लगेगा, उसकी रफ्तार तेज होगी। तो हम जब तक अपने वस्तुओं की लागत ढुलाई की कम नहीं करेंगे तब तक वस्तुएं सस्ती नहीं होंगी। इसलिए बाजार को गति देने वाला ही ये फ्रेट कॉरिडोर है। और जब ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की कल्पना की गई थी तो इस बात को माना गया था कि हमें हर हालत में सस्ता माल ढुलाई का एक साधन खोजना होगा जो कामयाब है, और उसी कामयाबी का नतीजा है कि ये सूरत तक के लिए जो दानकुनी से बनाया जा रहा है, बहुत खूबसूरत निर्णय है सरकार का, 2052 किलोमीटर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया। एक बार फिर रिकॉर्ड बजट एलोकेशन हुआ है रेलवे का, 20,012 करोड़। आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 11,486 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट हुआ है। टोटल आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 72,468 करोड़ रुपीस के रेलवे के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और कई नए प्रोजेक्ट्स का सर्वे चल रहा है, नए ब्रिजेस का सर्वे चल रहा है। हाल ही में मिजोरम की कनेक्टिविटी कंप्लीट हुई, वैसे ही मणिपुर का काम फिर से चालू हो गया है।
नागालैंड का काम तेजी से चल रहा है। अरुणाचल के लिए एक प्रोजेक्ट का डिटेल डीपीआर बनने के बाद में एडवांस्ड स्टेज में है अप्रूवल के लिए। सिक्किम का काम तेजी से चल रहा है और जो स्ट्रेटेजिक सेक्शन है करीब 40 किलोमीटर का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देश के साथ जोड़ने वाला जो हिस्सा है उस हिस्से के लिए भी विशेष प्लानिंग की गई है। 4 लाइंस और अंडरग्राउंड लाइंस की भी प्लानिंग की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोदय की भावना से हमेशा काम किया है। अरुणेंद्र जी, अगर हम पूर्वोत्तर की तरफ चलें, पूर्वोत्तर में बीते वर्षों में बड़ा रेलवे ने इन्वेस्टमेंट किया है और अगर हम बीते वर्ष की ही बात करें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार रेलवे नेटवर्क का हिस्सा हुई। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार के जो कदम है खासतौर पर पूर्वोत्तर की ओर वो भारतीय रेल के लिहाज से और कनेक्टिविटी के लिहाज से कितने महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज उत्तर पूर्व का कनेक्शन वो चिकन नेक से जाता है। 85 किलोमीटर का एरिया जो है और वो सारी ट्रेनें उधर से होकर गुजरती हैं। और आप अगर त्रिपुरा अगरतला से राजधानी दिल्ली के लिए जोड़ें तो सबसे लंबा रूट पड़ता है, बिकॉज पूरा आप घूम कर आते हैं। एक तरफ वहाँ पे मीटर गेज, एक तरफ ब्रॉड गेज, तो वो अलग समस्या है। अगर देने की रास्ता की बात भी उठे तो ट्रेन नहीं आ सकती जब तक एक गेज ना बने। तो इसलिए कनेक्टिविटी तो जितनी ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, क्योंकि उस एरिया में आपको रिटर्न जो है ये नहीं दे सकते कि यात्री कम चल रहे हैं या मालगाड़ी कम ढुलाई गई। बहुत वहाँ कनेक्टिविटी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है देश के लिए। तो इसलिए कनेक्टिविटी को बढ़ाता जाए, साथ साथ उस जगह का विकास भी होगा, औद्योगिक विकास होगा और मोबिलिटी होने से खर्चा कम होगा। जैसे मैं बताता हूँ, जब हमने अरुणाचल में ईटानगर में पटरी बिछाई गई थी तो लोग इतने खुश थे कि अब तो यहाँ की ईवी हमको दिल्ली में खाने को मिलेगी। उस टाइप से बात सोचने लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए और सब कैपिटल के सेकंड ईयर सिटीज जितने पहुंच सके उतना ही अच्छा है। बिल्कुल विनोद जी, जैसे कि अरुणेंद्र जी ने बात, रणनीतिक आवश्यकता भी है पूर्वोत्तर में रेल नेटवर्क का जाल बिछाना और उस कोशिश में ये सरकार बेहद कामयाब हुई है, रेल मंत्रालय बेहद कामयाब हुआ है। इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है कि अपनी सीमाओं की रक्षा करना, और सीमाओं की रक्षा तब हो सकती है जब हमारे पास फास्ट कनेक्टिविटी हो। अभी जब हम मिजोरम के उद्घाटन से पहले वहां पहुंचे गए थे प्रधानमंत्री का, तो मैंने देखा था कि जब पहाड़ियों के बीच से सकरे रास्तों से हम निकलते हैं तो 50 किलोमीटर रास्ते तय करने के लिए मुझे 12 घंटे से 14 घंटे लगते हैं, लेकिन जब हम लोग ने ट्रेन से यात्रा की तो 30 मिनट में हम लोग आइजोल पहुंच गए। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है और बहुत बढ़िया चीज़ है कि रणनीतिक रूप से हम मजबूत हो रहे हैं सीमाओं को लेकर, और उसमें जो रेल की भागीदारी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है। जी अरुणेंद्र जी, आपसे जो सीमाओं की खास तौर पर बात करी, जैसे विनोद जी ने, जो कश्मीर में चिनाब नदी पर ब्रिज बना, अंजी ब्रिज बना, कश्मीर तक रेल कनेक्टिविटी पहुंची, अब उसे और ज़्यादा बढ़ाने पर सरकार जोर दे रही है। इस कनेक्टिविटी को कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक देश का उत्तरी भाग को रेल से ना जोड़ा जाए तो ठीक नहीं है, और जितना आगे हम जा सकें, क्योंकि आप देखिए चीन ने लासा तिब्बत में लाइन बना रखी है, तो हमको भी बॉर्डर तक पहुंचना है, आर्मी के लिए, अपने लोगों के आर्थिक विकास के लिए और टूरिज्म की नज़र से। तो सभी तरफ से ये ज़रूरी है जितना लाइन आगे बढ़ाई जा सके, क्योंकि वैली के बहुत पॉपुलर है ये ट्रेन। आपको बस में जाना, पहाड़ों में जाना बहुत तकलीफ आती है, तो जितना ये अंदरूनी और बढ़ती जाएगी उतना ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल। विनोद जी, यही बारामूला से उरी के बीच में कनेक्टिविटी देने की बात हुई, तो ये अपने आप में कितना सामरिक लिहाज से आप महत्वपूर्ण मानते हैं? नहीं, वो तो कनेक्टिविटी, जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी की बात इस समय जो सरकार कर रही है ना, चाहे वो कर्णप्रयाग से ऋषिकेश की बात हो रही हो, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी हर जगह के लिए जरूरी, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बहुत जरूरी है ये, क्योंकि रोड के सेक्टर में इंफ्रा बढ़ाना और हो। इसका असर भी हम लोगों ने देखा कि जब श्रीनगर में भारी बर्फबारी हुई उस समय जो कनेक्टिविटी रेलवे ने बचा पाया वहाँ लोगों को। बिल्कुल, वंदे भारत के जरिए जो लोग पहुंच पाए और सामान की ढुलाई हो पाई। बिल्कुल। तो ये कितना, और सामान ढुलाई के लिहाज से भी कश्मीर का जब सेब दिल्ली तक निर्बाध रूप से पहुंचता है, तो वो भी अपने आप में वहां कश्मीर के जो सेब के उत्पादक हैं और जो व्यापारी हैं उनके लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आपसे समझना चाहूंगा अरुणेंद्र सर कि रेलवे का एक तरफ से एक जो दृष्टिकोण रहता है, सरकार कोशिश करती है कि जो आम आदमी है उसकी सहूलियत हो, लेकिन व्यापारिक लिहाज से अगर बात करें कि जिस तरीके से कश्मीर में अभी सेब की बात की मैंने, ऐसे ही देश के अलग अलग हिस्सों से जो सामान है वो दूसरे हिस्सों तक पहुंच सके, इसमें रेलवे का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये हमारे श्रोताओं को बताइए। अब सरकार ने, रेल विभाग ने जो नई योजना कुछ समय से लागू की है, 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन,
ये एक बहुत कामयाब हो रही है और लोगों को धीरे धीरे इसकी जागरूकता हो रही है। और कश्मीर से आपको प्रोडक्ट निकालना हो, वहाँ से रेफ्रिजरेटेड वैन्स हो जाएं, वो भी शुरुआत की बात कर रहे हैं, कंटेनर मूवमेंट शुरू हो जाए उधर से, ये सारा सामान नीचे आ सके। तो ये तो चीज़ बहुत ज़रूरी है और रेलवे करती भी आ रही है। आप देखेंगे कई कई ट्रेनों में मैंने 3-3 VPs लगे हुए देखे हैं, राजधानी में सिकंदराबाद और बेंगलोर जाती है दिल्ली से सामान से लोड करे हुए। तो ये मूवमेंट हो रहा है और लोग इसका भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं। जी विनोद जी, ये जो मूवमेंट है जिस तरीके से अरुणेंद्र जी ने बात की, ये यात्रियों के लिहाज से और माल ढुलाई के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरीके से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन माल ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी पहुंच सके एक जगह से दूसरे जगह में, ये उद्योग जगत के लिए कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? आपको मैं बता दूं कि जो किसान रेल की शुरुआत हुई जी, वो इसी लिहाज से शुरुआत हुई कि महाराष्ट्र का किसान जब अपने प्याज को पटना की तरफ भेजता है तो कितने 14 घंटे, 18 घंटे, 22 घंटे में उसका माल पहुंच जाता है। लेकिन जब बाई रोड हम जाते हैं तो लगता है कि 7 दिन लगते हैं। तो किसान रेल की शुरुआत इसी लिहाज से की गई है कि जहां सबसे ज्यादा जिस वस्तु को उत्पादक हैं उनका माल देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंच जाए। इससे आप ये समझिए कि किसानों को सही लागत भी मिलती है और सही जहां पे सामान की जरूरत है वहां तेजी से सामान भी पहुंचता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए ये किसान रेल और भारतीय रेल का जो नेटवर्क है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी अरुणेंद्र जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे ODOP, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की, ये तमाम इस तरीके की पहल की गई रेलवे की तरफ से, ये स्थानीय लोगों को, जो स्टेशन के आसपास रहने वाले लोग हैं, जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनको कितनी मददगार साबित हो रही है? उनके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि जब उन्हें मालूम है कितने बजे ट्रेन आएगी, कितना सामान एक बार जा सकता है, कहाँ कहाँ वो भेज सकते हैं, तो उनकी प्लानिंग बैकवर्ड और आसान हो जाती है। नहीं तो पहले उनको पता ही नहीं था कि किस दिन बुकिंग होगी, कितना सामान रेलवे लेने को तैयार है, कितना भाड़ा लगेगा। आपका सब कुछ उनके दिमाग में बैठा हुआ है, तो आप अपनी आप प्लानिंग कर सकते हो। और एक जो ट्रांसपोर्ट वाली बॉटलनेक थी, जो कि अनिश्चितता थी, वो अब दिमाग में नहीं रहती है। अब उनको आप कॉन्सेंट्रेट करना है, फाइनेंसिंग कैसे करना है, कितनी जल्दी पहुंचेगा, सामान देर तक पहुंचाना है तो कब भेजना चाहिए, या जैसे मार्केट में जहां सामान की खपत होती है वहां तकलीफ ना आए। जी विनोद जी, अमृत भारत स्टेशन योजना पर भी मैं आपकी जो राय है वो समझना चाहूँगा। अमृत भारत स्टेशन परियोजना कितनी महत्वपूर्ण और कारगर साबित हुई है, जो स्टेशनों की, रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदली है उस लिहाज से? मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से हम ट्रेनों के विकास में लगे हैं, तेज रफ्तार ट्रेनों को लेकर आ रहे हैं, उससे हमारे स्टेशनों पे लगातार भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो जाहिर तौर पर जब हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है तो हमें स्टेशन की कैपेसिटी बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। इस योजना को सरकार ने जो अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया, ताकि यात्री सुविधा से एक जो मिनिमम सुविधाएं हैं वो यात्रियों को वहां मिल सके, और उस पर लगातार काम हो रहा है। और बड़े सारे स्टेशन जो है विकसित हो चुके हैं और बहुत सारे स्टेशन पाइपलाइन में हैं जो विकसित हो जाएंगे। इसी क्रम में एक चीज और बता दूं कि आम लोगों की सवारी के लिए एक अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत की है सरकार ने, और आज स्थिति है कि 50 ऐसी ट्रेनें हमारे भारतीय रेलों के पटरी पर चल रही हैं जो राजधानी की स्पीड से चल रही हैं, जो वंदे भारत स्पीड की तरह की सुविधाएं उसमें हैं। ये स्लीपर क्लास तो है, लेकिन उसमें भी मोबाइल चार्ज की सुविधा है, उसमें भी पानी रखने की सुविधा है। तो ये ट्रेन बहुत पसंद आई है लोगों को, अमृत भारत ट्रेन। अरुणेंद्र सर, वंदे भारत पर ही एक बार मैं दोबारा लौटना चाहूंगा। तो इसे केवल एक प्रीमियम ट्रेन माना जाए या ये पूरे सिस्टम के आधुनिकीकरण का एक संकेत है? ये वंदे भारत पहली बात तो प्रीमियम ट्रेन है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो सेक्टर में ज़रूरत है उसके लिए बहुत आवश्यक है, और धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे कहा जाता था कि आपके स्टेशन पे अगर वंदे भारत आती है तो आपका स्टेशन विकसित है, क्योंकि उसके वंदे भारत आने के पहले काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होती हैं जो पूरी करना आवश्यक है, रूट पे भी और स्टेशन पे भी। तो वंदे भारत अब जो स्लीपर मॉडल आया है उससे एक तो लंबी दूरी पे असर पड़ेगा, क्योंकि आप जो सुबह से शाम तक आने वाले में शायद ओवरनाइट की इतनी ज़रूरत ना हो, बट दिल्ली बॉम्बे या ऐसे जो करीब नॉर्मली 12-13 घंटे वाले सफ़र हैं वो 7-8 घंटे में पूरे हो जाएंगे, ओवरनाइट के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। एक प्रीमियम ट्रेन है और शुरुआत हो रही है, और अभी यात्रियों का फीडबैक आना बाकी है। हो सकता है इसमें बहुत और सुधार देखने को मिले आपको। जी बिल्कुल, यात्रियों का जो अभी इनिशियल स्टेज में जो फीडबैक मिला है सर, लोगों ने बड़ा सराहा है जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। आप विनोद जी जिक्र कर रहे थे कि इस साल 12 और वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है सरकार की। जी, स्लीपर की बात कर रहा हाँ, वंदे भारत स्लीपर की। जी, वंदे भारत जो सिटिंग है जिसमें चेयर कार शामिल है, उसकी तो संख्या मेरे ख्याल से 180 के आसपास हो चुकी है। वो 86 के आसपास हैं, 162 ट्रेनें चल रही हैं जी।
तो डबल सर्विस हो गई। लेकिन जो अब सबसे ज़्यादा फोकस क्या है कि मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा। जब वंदे भारत की शुरुआत नई दिल्ली से वाराणसी के लिए हुई थी स्लीपर क्लास की, तो उस समय एमपी जो है हमारे रेल मंत्री से लड़ते थे, कहते थे कि मेरे क्षेत्र के लिए वंदे भारत चाहिए जी। और आज स्थिति ये है कि आज देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां 2, 3, 4 वंदे भारत ट्रेनें ना चल रही हो, वो भी इसलिए चेयर कार में। इसी तरह की डिमांड अब लगातार बढ़ रही है वंदे भारत स्लीपर के लिए जी। इसलिए रेल मंत्रालय की लगातार कोशिश है कि जितना रैक जल्दी तैयार हो जाए और हम सारे राज्यों को प्रोवाइड करा दें। बिल्कुल अरुणेंद्र जी, क्या हम उस क्वालिटी का मटेरियल बना रहे हैं, उस क्वालिटी के कोचेस बना रहे हैं ताकि हम अपने देश की डिमांड पूरी होने के बाद हम उसे एक्सपोर्ट भी कर सकें? क्या एक्सपोर्ट के लिए भी मतलब दुनिया भर के देशों से वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए मांग भी आ रही है? देखिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। वंदे भारत एक ब्रांड ज़रूर है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा स्पीड इसकी 180 मैक्सिमम है। तो जिन देशों में ट्रैक 180 का हो चुका है और ब्रॉड गेज ट्रैक है, बड़ी लाइन का 5 फीट 6 इंचेस वाला, तो वो ले सकते हैं आप। जहाँ पे ट्रैक कम है वो हम 1 मीटर ट्रैक है, उसके लिए आपको नया डिज़ाइन करना पड़ेगा। बट ये वंदे भारत तो एक्सेप्ट करना ही है लोगों को, क्योंकि इसमें इंजन बदली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बहुत बड़ी उपलब्धि। आप ट्रेन पहुंची 1 घंटे बाद उसी तरह से चालू कर सकते हैं, दूसरे और इंजन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो राजधानी में आप देखिए इंजन जाता है, फिर कटता है, दूसरा लगता है, वो तकलीफें खत्म हो जाती हैं। जी बिल्कुल। अरुणेंद्र सर, एक और बात आपसे समझना चाहूँगा। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, आधुनिक हो चुकी सिग्नल टेक्नोलॉजी की हम बात करें, तो इस पूरे जो नई तकनीक है उसके इस्तेमाल से भारतीय रेल की कितनी तस्वीर बदली है? ये नई तकनीक खासतौर पर मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं, आपका लंबा अनुभव है आपका। मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिग्नलिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, कंट्रोल सेंटर ले, तकनीक के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और तकनीक सुधार होता रहना चाहिए कि वो सुधारे कि जो ग्राउंड पे हो रहा है उसका फीडबैक और करेक्शन इमीडिएट हो और आप उस लेवल तक पहुंचते जाएं जिससे कि जो इनएफिशिएंसी है सिस्टम में वो खत्म होते जाए। उदाहरण के तौर पे अगर आप कहें साहब ये पटरी तो खाली पड़ी है, इस पर ट्रेन चलनी चाहिए, काफ़ी देर तक खाली पड़ी रहती है, आधा घंटे तक खाली पड़ी हुई है, तो बेकार है। कोई ऐसी सड़क आपने देखी जिसमें कोई गाड़ी नहीं चल रही हो, कार नहीं चल रही हो, लेकिन आप पटरी तो देखते हैं खाली रहती है जी। लेकिन आप देखेंगे कंट्रोल सेंटर में जाके एक के बाद एक लाइनें लगी हुई हैं। क्या हम और इसमें ट्रेन चला सकते हैं? क्या सिग्नलिंग को हम ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं कि ड्राइवर को अधिकतम गति पे निकल जाए और पीछे वाले ट्रेन को रास्ता मिल जाए? इस पे लगातार काम होता रहता है। इसलिए सिग्नलिंग प्रणाली पे और ट्रैक की रख रखाव पे आप देखेंगे वंदे भारत में स्पीड पकड़ने की गति 52 सेकंड में 100 किलोमीटर पहुंच जाना, जल्दी ब्रेक लगाना, ये सब उसी दिशा में कदम है। जी बिल्कुल। एक आखिर में आपसे कमेंट और लेना चाहूंगा कि इस रेलवे बजट की सफलता को किस पैमाने पर आंकना चाहिए? जो बजट एलोकेशन हुआ है रेलवे को, ये कितना जरूरी था रेलवे के लिए और कितना महत्वपूर्ण साबित होगा? बहुत सीधी सी बात है। देखिए, रेलवे में पैसा कम नहीं किया, बढ़ा दिया है। तो सरकार ने बहुत बड़ा विश्वास दिखाया रेल कर्मचारियों पर, रेल अधिकारियों पर कि आप काम करते हैं, आप सही काम करते हैं, इसलिए आपको धन की आवश्यकता और हम आपको धन दे रहे हैं। बिल्कुल, यही मैं आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा इसी सवाल के जवाब में। इस पूरे बजट में जो रेलवे को एलोकेशन हुआ है उसे किस तरीके से देखते हैं विनोद जी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसका तस्वीर बहुत अच्छी निकल के आएगी, क्योंकि विकास जो है लगातार है। उपलब्धियां भले एक बार हम कह सकते हैं, लेकिन ये सरकार 11 साल से जो है विकास की तरफ बढ़ रही है। तो ये विकास की तरफ जब बढ़ रही है तो लगातार निरंतर होना ही है। तो इसलिए हमें मान रहे हैं कि अगले साल तक जब हम दूसरा बजट पेश करने के लिए आएंगे तो हो सकता है इस देश में 1 दर्जन स्लीपर वंदे भारत हो और कई अमृत भारत ट्रेनें यहाँ पे चल रही हों और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और हो सकता है कि बुलेट ट्रेन भी हम कुछ दूरी के लिए चला दें। बिल्कुल, इसी बात के साथ हम इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। रेलवे बजट ने बड़े विजन और बड़ी महत्वाकांक्षाएं सामने रखी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय बजट 2026-27 में रेलवे के लिए नई घोषणाएं और विशेष प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार और वरिष्ठ पत्रकार विनोद श्रीवास्तव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार नव विक्रम सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। चर्चा का विषय है।